मामला शुरू हुआ जब एक सारिफ ने ग्रॉक को टैग करते हुए पूछा कि तुझे कसम है एलॉन मस्क की, क्योंकि एलॉन मस्क की ही कंपनी है ट्विटर और उसी के नीचे ये सारा ग्रॉक का प्लेटफॉर्म एआई प्लेटफॉर्म चल रहा है। उसने पूछा तुझे कसम है एलॉन मस्क की और तुम्हारी 0101 कोडिंग की, बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखने वाली जमात कौन सी है। ग्रॉक ने जवाब दिया, जो भी एनालिसिस उसने अपना किया होगा इंटरनेट पर मौजूद मवाद की रोशनी में, उसने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बाशऊर हैं क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो रिवायती सियासत के ऊपर बात करती हैं। तो यहाँ से ये हल्का फुल्का सा इनिशिएट हुआ। उसके बाद एक और सारिफ ने पूछा कि अगर आप इंसान होते तो पाकिस्तान में किस सियासी जमात को वोट देते। तो एआई तो जारी बात है कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं रखता है, लेकिन जो मवाद उसके पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसकी रोशनी में उसको फैसला करके कोई जवाब देना। और उसने कहा कि अगर मैं इंसान होता तो मैं इमरान खान या उसकी पार्टी को वोट करता क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक मजबूत या मौसर आवाज़ के तौर पे सामने आए हैं। अच्छा, अब ये जैसे ही हुआ ना और फिर सारे शुरू हो गए, फिर जनाब करप्ट पार्टी कौन सी है, सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है, सबसे अच्छा लीडर कौन सा है, तो वो सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते जा रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उमर चीमा साहब जो हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनकी एंट्री हुई इस सारे मामले में। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चल तो ये बहुत देर से रहा है, लेकिन अब जाके ये सारा ट्विस्ट आया। उमर चीमा ने ग्रॉक को मुखातिब करते हुए कहा कि 5 ऐसे ममालिक के नाम बताओ जो आपका यानी ग्रॉक एआई का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज़्यादा फजूल सवालात पूछते हैं। अब उन्होंने 5 ममालिक के नाम पूछे तो उन्हें उम्मीद होगी कि शायद पाकिस्तानियों का नाम इसमें आ जाए, पाकिस्तान का नाम आ जाए। तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि अमेरिका, जापान, भारत, ब्राज़ील और बरतानिया, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था उनकी तवक्कुआत के बरअक्स। अब उमर चीमा साहब को अपना मतलूबा जवाब नहीं मिल सका, थोड़ी सी उन्हें वहाँ पे यूँ कह ले हज़ीमत का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब उमर चीमा साहब की एंट्री को देखते हुए एक और सारिफ हैं, उन्होंने सवाल पूछ दिया ग्रॉक से कि पाकिस्तान का सबसे झूठा सहाफ़ी कौन है। और ग्रॉक ने दस्तयाब मालूमात की रोशनी में, चूँकि वेबसाइट्स के ऊपर जितनी खबरें आई हुई होती हैं उनको उसने फ़ौरन से एनालाइज़ करके जवाब देना होता है, तो एक ख़बर की बुनियाद पर उसने जवाब उमर चीमा साहब का कुरा निकाल दिया कि उमर चीमा साहब जो हैं वो इस सवाल के जवाब में आ रहे हैं। मैं उनको झूठा नहीं कह रहा क्योंकि जारी बात है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, स्टोरीज़ आगे पीछे होती रहती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं नहीं शक करता। लेकिन उन्होंने जैसे एंट्री डाली और एक और सारिफ ने उनका नाम पूछे बिना, नाम का जिक्र किए बिना जब ग्रॉक से पूछा कि सबसे झूठा साफ़ी कौन है, तो आगे से उनका जवाब आ गया कि पेशावर की एक अदालत ने उन्हें गलत खबर छापने पे 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। तो अब ये चीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि इसको उमर चीमा के जो मुखालिफ लोग हैं या जो उनके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। और उमर चीमा साहब अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो पुराने ग्रॉक के ट्वीट्स निकाल के कि देखें माजी में ग्रॉक मेरे बारे में ये कहता रहा है या अभी किसी और ट्वीट के जवाब में ये कह रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे, अब देर हो चुकी है। तो उन्होंने जो एक एंट्री डाली ना, तो वो अब बैकफायर कर गई। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। बहरहाल एक और सवाल भी पूछा सारिफ ने जो कि बोनस है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ, उसका जवाब आपसे भी दरकार है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसका जवाब भी ग्रॉक ने दिया लेकिन वो बोनस में रखते हैं। पहले ज़रा सियासी और मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। रूल्स ऑफ गेम्स ये कैसे तय होंगे पाकिस्तान की सियासत के, क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता मरहला आ रहा है जब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी ही करनी है। ऐसा कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा? मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अगर इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, दैट डजंट मीन कि उन्होंने 14 साल ही जेल में रहना है या ये इतना टाइम तक चलाना है। अगर लेट्स सपोज इस सेटअप को भी चलना है तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को 14 साल जेल में रख के आप ये सेटअप चला लें। तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस जारी रहेगी, नैरेटिव बनता रहेगा, दबाव बढ़ता रहेगा। तो हुकूमत को भी इस चीज़ से निकलना है किसी ना किसी तरह से, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। ऑब्वियसली अल्टीमेट जो सलूशन है वो इमरान खान का जेल से बाहर आना ही होगा। अब इस सिलसिले में रूल्स ऑफ गेम के हवाले से फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं कि अगर मुल्क में ये 5 चीज़ें कर ली जाएं तो मुल्की सियासत के आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो सकता है और अल्टीमेटली हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब फैसल फरीद साहब की राय को मैं इसलिए अहमियत दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पीटीआई का नैरेटिव उन्होंने यहाँ पे आगे फैला दिया, बेसिकली कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में तफसील से भी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये 5 चीज़ें रखी हैं। नंबर 1 ये है कि आइन की अपनी असल शक्ल में बहाली। इस टाइम जो आइन एक तरह से सस्पेंड हुआ है, मुअत्तल हुआ है या बुनियादी इंसानी हकूक़ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने कहा आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए।
दूसरा ये है जो सबसे अहम है, मैं कहता हूँ इस पूरे मामले में, इन सारे रूल्स ऑफ बिजनेस के मामले में सबसे अहम वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की असर नो तश्कील। आज़ादाना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जब तक तश्कील नहीं दिया जाएगा, मुल्की सियासत में ये बेचैनी इसी तरह कायम रहेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आखिर में जाके एक ऐसा टूल बन जाता है जो किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है चीज़ों को, इसके हक़ में या उसके हक़ में, और उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा, अदालतों में वो चीज़ उस तरह से डिफेंड नहीं हो पा रही। तो इसलिए आज़ाद इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इत्तफाक हो, वो बड़ा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वैसे तो इलेक्शन कमीशन वाला है, लेकिन इससे भी अगर कोई अहम चीज़ है जो इस टाइम सारे मसाइल की बुनियादी वजह बन चुकी है या जड़ बन चुकी है, वो है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम को रोल बैक करे बिना पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जो मर्जी कर लें। कोई कितना भी ये सोच ले कि हम एग्जेक्टिव के ताबे रख के 26वीं तरमीम और मुल्क इसी तरह आगे खींचते रहेंगे, ये आज ना हुआ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी मामला थोड़े सॉर्ट आउट हुए, बेहतर हुई चीज़ें, सबसे पहले पार्लियामान ने 26वीं तरमीम को ही रिवर्स करना है। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है सियासी केसेस का खात्मा, बशमूल इमरान खान से लेके कोई 26 नवंबर या 9 मई के केसेस में कैद एक आम कारकुन तक क्यों ना हो। 26 नवंबर वाले तो शायद अब सारे रिहा हो गए, 9 मई वाले या किसी भी दहशतगर्दी के केस में या कत्ल के केस में जिन लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, इन सब का खात्मा, और ये हुकूमत कर सकती है, ये एक बुनियादी शर्त है। और फिर इन सारी शराइत के साथ साथ, इन सारे रूल्स के साथ, एक उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में लिखी कि इस्टेब्लिशमेंट को इन मुज़ाकराती मामलात में ऑन बोर्ड करके उनसे उनके सियासी किरदार में कमी लाने या ख़ात्मे के लिए एक नेशनल प्लेज की ज़रूरत है। यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद ही ये फैसला कर दे या कह दे कि जनाब हमारा आज से सियासत में कोई अमल दखल नहीं, और ये जिम्मेदारी सियासतदानों पर भी आयद होती है कि वो इनको ड्रैग करने की बजाय, खींचने की बजाय इस सारे अमल से उनको दूर रखें। तो ये एक नेशनल प्लेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं, ये एक तजवीज़ तो आई है, इसके ऊपर ये काबिल अमल है या नहीं। अगर इनमें से किसी एक शर्त के ऊपर भी अमल होता है तो उसकी जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसका नुकसान जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को होगा। हैं सारी अच्छी तजावीज़, लेकिन इन पर अमल करने से हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुतासर होता है। खैर, देखते हैं इसके ऊपर कब होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुज़ाहमती अपनी तहरीक आगे बढ़ाने के बारे में अपने प्लान्स को फ़ाइनल कर रही है, और मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है, मैं इसको रीचेक करूँगा, अगर हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगा। कहा जा रहा है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखती है, जिसमें उमर अयूब, सलमान अकरम राजा या बाकी कुछ और लोग जो हैं वो आगे का रोड मैप या चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अब आशूरा ख़त्म हो रहा है, तो कारकुनान को अब इंतज़ार इसी बात का रहेगा कि कब नई मूवमेंट का ऐलान होता है, कब हमें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। तो पीटीआई के ऊपर इस टाइम दबाव, प्रेशर है, उसको ज़्यादा देर तक ये आगे खींच नहीं सकेंगे, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अगला लाहेमल बताना पड़ेगा। अब देखते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपको अपडेट करूँगा। एक मैंने तस्वीर देखी हमारे जजेज़ की, 3 जजेज़ हैं जो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, और वो कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं या कहीं पे किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर इंसाफ के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से उनकी राय को मुकद्दम जाना जा रहा है। हमारे अपने मुल्क में इन जजेस को केसेस में शामिल नहीं किया जा रहा, इन जजेस की राय को अहमियत नहीं दी जा रही, इनको कॉर्नर किया जा रहा है, इनको साइडलाइन किया जा रहा है, इनको खामोश कराया जा रहा है, और दूसरे ममालिक में इनकी इज़्ज़त और तकरीम बढ़ती जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद कुछ लोग जो हैं उनकी तस्वीर लगा के उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी तहकीर कर रहे हैं कि रोल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है, कुछ इस तरह करके उन्होंने वो लिखा हुआ था। बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे लोग जो हैं अपने इंसाफ पसंद जजेस के बारे में इस किस्म की राय रखते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि हम इन काबिल दिमागों से, इन सीनियर तरीन जजेस जिनको मुल्क का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उनको हम किसी केस में ही शामिल नहीं कर रहे, आइनी बेंच में शामिल नहीं कर रहे। तो खैर ये सिलसिला भी चल रहा है, इसीलिए मैं कहा कि 26वीं तरमीम को हर हाल में रिवर्स होना पड़ेगा। अच्छा, एक ख़बर चल रही है एक नई पार्टी की बुनियाद रखे जाने की। यह पार्टी पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी 175 सियासी जमातें हैं। तो अमेरिका में एलन मस्क नई अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं अमेरिका पार्टी के नाम से, और उसका पेपर वर्क जो है वो उन्होंने सबमिट कर दिया, कहाँ पर दफ्तर होगा, कैसे ये पार्टी वजूद में आएगी, जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसका पेपर वर्क उन्होंने अब फाइल कर दिया। दैट मीन्स के अमेरिका में एक तो डेमोक्रेटिक हैं, दूसरे रिपब्लिकन्स हैं, अब बीच में एक थर्ड पार्टी जो है वो भी एंटर हो रही है इस फेज़ में। और एलन मस्क जो है वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले लोगों में से हैं।
तो उन्होंने बहुत सारा काम पहले भी कर दिया, और जब आपके पास पैसा हो, ताकत हो और आप ये सारा कुछ विटनेस कर चुके हों तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काबिल अमल हो जाती हैं।